गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे कॉमन आर्टिकल्स दिए गए हैं जो हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे जिसमें वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए हैं। हम देखते हैं पहला आर्टिकल जो कि है जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 पैक्ड एट 7.6, यानी हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका अगर हम निकालें तो वो Q3 के लिए 7.6% निकल कर आई है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए जानने के लिए। एक तो ये नंबर खुद में कि Q3 का कितना है, दूसरा यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जीडीपी के अंदर काउंट क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक ऐसा ही वर्ड आप सुनेंगे जीवीपी, ग्रोस वैल्यू प्रोडक्शन। फिर हम सुनते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो कुछ ऐसे ही ये वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या होता है नेट के अंदर कि आपके जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन के बाद में लगने वाली एक्साइज एंड ड्यूटीज़ वगैरह होती है उन सबको वहाँ से माइनस कर लिया जाता है और जितना आपके पास सम आएगा, बचा हुआ जो बकाया राशि आएगी उसको हम क्या सोचेंगे कि डोमेस्टिक ये क्या हो गया है, प्रोडक्शन हो गया है। अब जीडीपी के अंदर दोनों चीज़ों को काउंट किया जाता है। पहली आपकी होती है सर्विसेज, दूसरी आपकी होती है गुड्स। और दो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक गुड है, क्या है, आपके पास एक खेत था। अब उस खेत को कभी ना कभी किसी न किसी के पास से अगर वो आपके पास बेचा हुआ खरीदा गया है आपके ग्रैंडफादर्स के द्वारा, उनके ग्रैंडफादर्स के द्वारा, अगर आप उसको बेचेंगे तो उसको जीडीपी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि पहले ही उसको किसी ईयर में जीडीपी के अंदर काउंट कर दिया था, कुछ नया उससे निकल कर नहीं आया है। बट अभी आपने क्या किया कि आपने उस खेत में कॉटन उगाई थी, जिस कॉटन को आपने किसी को बेच दिया, उस जो जिसने भी इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ने उस कॉटन को लिया था उन्होंने उस कॉटन को कन्वर्ट करके धागा बना और वहाँ से उन्होंने कोई नया कपड़ा, शॉल या कुछ वहाँ पे तैयार किया। अब ये क्या बन गया है, नया गुड बन गया है। अब ये इस तरीके के जो गुड्स होते हैं इनको इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट बात कि कहाँ पर काउंट किया जाता है, क्या पूरे इंडिया को हम इसमें इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। पूरे इंडिया की जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन होती है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है इकोनॉमिक लोकेशन। अब ये इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ क्या होंगी कि हमारे इंडिया के अंदर हम कहाँ कहाँ तक यहाँ पर अपना जो डोमेस्टिकली बनाते हैं, अपना जो प्रोडक्शन बनाते हैं वो इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, और उस एम्बेसी में वो एम्बेसी यहाँ पर है स्वीडन की तरफ से। अब उस स्वीडन की एम्बेसी में कोई चीज़ तैयार की जा रही है या कोई सर्विस तैयार की जा रही है, दी जा रही है कोई सर्विसेज, क्या वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। लेकिन वो है कहाँ? इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर है, बाउंड्रीज के अंदर है, इसी वजह से ये नहीं होता है। अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ये जो हम देखते हैं जीबीपी, इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको बताया सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक पेरिफेरी के अंदर ही होगा। और वैल्यू प्रोडक्शन कहाँ होगा कि मान लीजिए कोई इंडियन है जो बाहर गया हुआ है, कहीं मॉरिशस में गया हुआ है और वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड करके जब इंडिया में कुछ सामान भेज रहा है तो उसको भी हम जीबीपी के अंदर काउंट करेंगे। ये होता है मेन डिफरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर किसी को भी अच्छा लगता हो ये आर्टिकल्स जो हैं आपके डेली न्यूज़पेपर में जो भी आते हैं और उनको आपको अभी समझने के बाद में रात को एक बार रिवाइज करना है सोने से पहले कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट समरी मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिलेगा, जहाँ पर हर आर्टिकल की, आज भी जो आप आर्टिकल देख रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी सबकी समरी मैं दे देती हूँ यहाँ पर 50 वर्ड्स में, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, किस सिलेबस से वो लिंक कर रहे हैं, ये सब आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीएसआई नेम्ड ए न्यूली डिस्कवर्ड सी स्लंग आफ्टर प्रेसिडेंट मोमो। अब देखिए जीएसआई क्या है। सबसे पहले जीएसआई होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक सी स्लंग, एक नई, यहाँ पर सी स्लंग क्या है, एक मरीन है, एक मरीन के अंदर स्पीशीज़ है, ये आप स्पीशीज़ को देख पा रहे हैं, इस तरीके की दिखाई देती है, उसको ढूंढा है और उनका नाम रखा है प्रेसिडेंट मुर्मू के बिहाफ के ऊपर, यानी कि इंस्पिरेशन लेके उनसे रखा गया है।
क्या है स्पीशी, किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? दो तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हो जाता है जीएस पेपर 3 में, जो कि आपका होता है एनवायरनमेंट का पेपर। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नई स्पीशीज़ आई है। दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि क्या बोल रहा है। उड़ीसा के जो हमारा कोस्ट है, बंगाल एंड उड़ीसा का कोस्ट, वहाँ पर हमें एक नई स्पीशीज़ समझी है जिसको बोला जा रहा है रूबी रेड स्पॉट के नाम से। ये जो सीस लिंक है, ये देखिए आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप ये दिखाई दे रहा है। इसका जो हेड है वो शील्ड शीस लिंक जैसा है, उसके ऊपर रूबी रेड स्पॉट है और इनका नाम रखा गया है हमारे प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर या उनसे मिलता जुलता। अब ये जो स्पीशी है ये मेलेनो क्लाइमिस जीनस से बिलोंग करती है। अब हमें पता है जैसे हमारा जीनस क्या है, होमो। अब जीनस का क्या मतलब होता है? हम क्या है, होमो है, इंसान है। क्या हम लोग एक ही होमो है? नहीं, हमारे पास पहले क्या होते थे, होमो हैबिलिस हुआ था, होमो इरेक्टस हुए थे, उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस। तो अभी हम लोग कौन है, होमो सेपियंस, यानी होमोस का ही एक अलग ग्रुप है। जस्ट हम इंसान जो है वो अभी एक ही स्पीशीज बचे हुए हैं। लेकिन अदर जो एनिमल किंगडम है उसमें क्या होता है, एक जीनस होता है, जैसे कि यहाँ पर कौन सा जीनस है, मेलेनोक्लाइमस। अब इसके अंदर बहुत सारी अदर फिशेज होंगी या इनसे रिलेटेड और बहुत सारी स्पीशीज होंगी। ये होता है जीनस। जीनस का मतलब, अब ये इस जीनस से बिलोंग करती है और इनका नाम रखा गया है मेलेनोक्लाइमस द्रौपदी। ये जो है वेस्ट बंगाल कोस्ट के उदयपुर जो उड़ीसा कोस्ट है वहाँ से इनको ढूंढा गया है। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक इसमें समझ में आई है कि मॉर्फोलॉजिकली जब इनका एग्जामिनेशन किया जाता है तो पता चलता है कि एटम मॉलिकल एंड मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं। अब इन्वर्टिब्रेट क्या होती हैं कि इनकी एक रीढ़ की हड्डी है जो कि बहुत छोटी है, कह रहे हैं कि 7 mm की है, वो बस काफ़ी छोटी है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक कलर में है। रूबी रेड स्पॉट है हिंड आई के ऊपर, अगर आप इसकी आईज को ध्यान से देखेंगे तो। और इसके इनसाइड के अंदर हम शेल को देख पाते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो ये नवंबर और जनवरी के बीच में करते हैं और यहीं से इतना सब हमें पता चला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडियाज़ लेपर्ड पॉपुलेशन राइजेज टू 13,874, एमपी ऑन द टॉप। एमपी से क्या मतलब है, मध्य प्रदेश। इंडिया के अंदर जो लेपर्ड है उनकी एक सर्वे किया गया है। सर्वे किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है उन्होंने इसको पब्लिश किया है। और पब्लिश करने के बाद जो ये सर्वे निकल कर आया है, ये सर्वे किया गया था फॉरेस्ट सर्वे के नाम से। अब इस सर्वे को एक ऐसा ही सर्वे 2018 में भी हुआ था और जहाँ जहाँ ये सर्वे 2018 में हुआ था वहीं पर कोऑर्डिनेट करके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में इस सर्वे को दोबारा से करवाया गया। और उन्हीं क्षेत्रों को, जो भी रीजन्स थे उसमें पॉपुलेशन जो थी यहाँ पर लेपर्ड्स की, उनको लेकर आए गए। अब आप समझेंगे कि लेपर्ड, चीता, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, चीता जो होता है उसके जो इम्प्रिंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे लीनियर होते हैं, लाइन में होते हैं। लेकिन लेपर्ड को आप देखेंगे कि हमेशा उसके ऊपर जो ये स्किन है लेपर्ड की, इसके ऊपर हमेशा क्या दिखेगा आपको, इस तरीके से ये कुछ थोड़ा सा आपको सर्कल के अंदर यहाँ पर इसके स्पॉट्स दिखाई देंगे। बस यही इनका खास सा डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत करेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकली और डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझे तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि चीता एंड लेपर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है। जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ही कूनो नेशनल पार्क भी है जिसके अंदर चीताज को, टाइगर्स को हमने साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो ठीक है, मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेपर्ड्स, चीताज ज़्यादा अच्छे से नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे के अंदर लगभग 6.5 लाख किलोमीटर का कार्वेनोर को इस तरीके से देखा गया था, कवर किया गया था। और इसके अंदर 20 स्टेट भी कवर की गई हैं जिसमें ये सर्वे हुआ है।
अब ये कहते हैं कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, जो कि डिक्लाइन सबसे ज़्यादा देखने को मिला है 22% का, कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड में जो डिक्लाइन है इसका मेन रीजन बताया गया है मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट, आमने सामने आ जाते हैं दोनों, जिस वजह से यहाँ पर या तो इंसानों की डेथ हो जाती है या फिर यहाँ पर जो लेपर्ड्स वगैरह है उनको इंसानों के द्वारा मार दिया जाता है या उनके बहुत ज़्यादा खेतों में आकर ये हानि करते हैं। तो मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वही एक कारण है जिसकी वजह से ये इतना कम हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लीगलाइज्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, खास करके जब कंट्री के अंदर 2-3 साल से जो कंडीशंस है फार्मर्स की उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, फार्मर्स अपनी हक मांग रहे हैं, आकर कह रहे हैं कि एमएसपी को यहाँ पर लागू कीजिए। दूसरा उनका जो मेन पॉइंट है वो अब की बार जब दोबारा प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो 12 पॉइंट्स को लेकर आते हैं। सेकंड पॉइंट जो उनका मेन है कि WTO से आप लोग क्या करें, विड्रॉ कर लीजिए इंडियन गवर्नमेंट। अब ऐसा उनका क्यों बोलना है, क्योंकि इनको लगता है कि WTO जो है उसी के प्रेशर की वजह से इंडियन गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, बना नहीं पाती है, उनका प्रेशर रहता है। अब WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर कंट्री की लगभग 198 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड की जो इसकी एक मेंबर है। दूसरी बात, WTO के अंडर आपको सारी बातें माननी पड़ती हैं कि कैसे जो वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर होता है ट्रेड का वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो यहाँ पर WTO के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगर किसी कंट्री में दो में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो कहाँ जाएगी, WTO के अंदर जाएंगी। तो ये आपको समझ में इतना आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि MSP है इसको लीगलाइज करना चाहिए। क्या अभी तक ये लीगलाइज्ड है? ऐसा लीगलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी वीट और जो राइस है उसमें ज़्यादातर इसको दे दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर। ये दो ऐसे अनाज है जहाँ पर MSP मोस्टली ऑल इंडिया लेवल पे फार्मर्स को मिल जाती है। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें दो लोगों से यहाँ पर कन्वर्सेशन की गई है। पहले है लखविंदर सिंह जो कि यहाँ पर प्रोफेसर रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के अंदर, और पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। दूसरे हैं सिराज हुसैन जो कि फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं FICCI के अंदर। अब ये दोनों काफ़ी दिग्गज हैं इस मामले में, तो इनसे सवाल पूछे गए और पहला सवाल पूछा गया कि क्या प्रोटेस्ट जो है उनको MSP जो मांग रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है, क्या उनको ऐसा मांगना चाहिए, ये ठीक है? तो इसमें लखविंदर सिंह जी बोलते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो अभी से नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट हमें दिखाई जरूर दिया है 2020-21 के टाइम पे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले भी महाराष्ट्र के कुछ ऐसे फार्मर्स थे जो ऐसी ही मांगे लेकर सामने आ रहे थे गवर्नमेंट के, लेकिन उनकी बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और परहैप्स उसको सीरियसली नहीं लिया गया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। खैर अब ये बताते हैं कि लीगलाइज्ड होने के लिए जस्टिफिकेबल ये चीज़ें है भी या नहीं है। तो कहते हैं कैसे इंडिया के अंदर 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उनके अंदर यहाँ पर वादा किया गया था सभी से कि अब जो इंडिया होगा वो नेक्स्ट 10 सालों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, यानी कि जितने एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पर है वो लोग जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनकी इनकम बढ़ेगी या फिर उनको यहाँ पर दूसरा मौका दिया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाने का, औद्योगिकरण की तरफ, मतलब कि उनको भेजना होगा। तो एक होप दिखाई दे रही थी। आज हम देख रहे हैं कि 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का हमारे पास बहुत बड़ा क्राइसिस था, लेकिन जो खुद में यहाँ पर एक एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस आ गया है, खेती के अंदर जो क्राइसिस आ गया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल इंडिया एक लीगल गारंटी जो है वो 23 स्टेट्स के लिए दे रहा है फ़िलहाल के लिए, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप लीगली उसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें देती है, कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी फार्मर्स को वो मिल रही है, जिसमें से ज़्यादा किस पे मिलती है, फिर से मैं बता दूँ, व्हीट एंड राइस के ऊपर यहाँ पर दिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया खुद में एक फूड जो हम कहते हैं कि फूड सफिशिएंट कंट्री बन चुका है, इंडिया अपनी जितनी मांग है खाने की वो खुद से पूरी कर सकता है, और इसी वजह से फिलहाल जो फोकस है वो फोकस किया जा रहा है दूसरी फसलों की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ, कि अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर खाना तो बहुत हो गया लेकिन पोषण कम है, तो पोषण की तरफ ध्यान देना है, तो न्यूट्रिशन सफिशिएंट यहाँ पर बनना है। और इसी वजह से यहाँ पर
लखविंदर सिंह जी का मानना है कि अगर आप अलग जो क्रॉप्स है उनको यहाँ पर अगर आप देते हैं एमएसपी, तो उसमें क्या होगा कि एक हम सोच सकते हैं कि न्यूट्रिशन को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आपका सवाल उठना चाहिए मन में कि मैम वीट एंड राइस को इतना ज़्यादा एमएसपी क्यों दिया जा रहा है, और जबकि आप कह रहे हो कि दूसरी जो फसल है उनको इतना नहीं मिलता है। कारण इसका ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे ही काम करता है। पीडीएस गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि है पीडीएस के नाम से। अब इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा जो कोविड के टाइम में भी हुआ उससे भी पहले चल रहा था, तो लगभग 108 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको यहाँ पर राइस जो होता है, वीट जो होता है 5 केजी पर मंथ या 10 केजी ऑफ पर मंथ ये दिए जाते हैं, ताकि क्या हो सकते हैं कि हमारे जो गवर्नेंस है उसका लेवल अच्छे से रहे। 5 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। पहले ये अब 2024 के अंदर ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये जो यहाँ पर स्कीम है इसको और ज़्यादा आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ठीक है, तो क्या दालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है गवर्नमेंट को, वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर एमएसपी नहीं दे रहे हैं? उसी का सोल्यूशन में लखविंदर सिंह जी कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो न्यूट्रिशन जो यहाँ पर बात हो रही है बार बार, उसकी सफिशेंसी हो पाएगी। फिर कहते हैं कि शुड जो एमएसपी है वो लीगलाइज कर देनी चाहिए, क्या वो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसमें सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट के पास एमएसपी अगर वो सभी क्रॉप्स को दे भी देती हैं तो एक बात यह है कि गवर्नमेंट के पास ना ही इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है और ना ही इतने ज़्यादा, हम अगर बात करें कि वो सारे के सारे अन्न को, सारे के सारे फसलों को खरीद पाए, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ये दोनों ही चीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं है और इसी वजह से गवर्नमेंट सभी की जो एमएसपी है यहाँ पर सभी के ऊपर उनको नहीं दे सकते। अगर कुछ स्टेट में दे भी देंगी, ऐसा लखविंदर सिंह और सूरज जी का मानना है कि कुछ स्टेट में यहाँ पर अगर दिया भी जा सकता है तो कुछ स्टेट में ये हो सकता है, जैसे कि पंजाब में केवल 6 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर एपीएमसी मंडीज के अंदर, लेकिन अदर जो स्टेट में हम देखते हैं तो एवरेज नेशनल लेवल पर ये 12 किलोमीटर है। तो इसी वजह से इनका सजेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एमएसपी ना देते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए अपनी अपनी स्टेट को ध्यान में रखते हुए कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। क्या कुछ अल्टरनेटिव्स हो सकता है? जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं। दोनों के थोड़े से अलग व्यूज़ है इसके ऊपर कि कॉपरेटिव्स के साथ में मिल के फार्मर्स को यहाँ पर अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। आप कॉपरेशंस करें, प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहाँ पर आए, अच्छे उनको जो प्राइजेज़ हैं उनके ऊपर बातें करें। लेकिन दूसरे कहते हैं कि देखिए, इंडिया में पहले भी कॉपरेशंस ऐसे आए थे जो कि फेल हो चुके हैं, फेलियर उनका हो गया था। किस कारण फेलियर हुआ था? रीज़न था करप्शन का। तो यही है कि फार्मर्स जो है वो खुद में आए, खुद में यहाँ पर यूनियन बनाए और उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा भी, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी उनको अल्टरनेटिव्स देने चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो कि ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन। देखिए, अब ये क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि यहाँ पर ऐसे हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा के लिए वोटें हो रही थी। तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, यानी कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगर डिसॉल्व होगी तो कौन होगी? 5 साल के लिए जो टर्म होती है लोकसभा की। क्या राज्यसभा की कोई टर्म है? नहीं, राज्यसभा की कोई टर्म नहीं है, राज्यसभा हमेशा चलती रहेगी। तो फिर यहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा की कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा में आने वाले इंडिविजुअल है उनकी टर्म होती है 6 साल की। इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट कैसे? कि हम लोग जो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं वो लोग यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन में वोट नहीं कर रहे हैं, रेदर जो हमारे द्वारा चुने गए एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो यहाँ पर सामने आएंगे और वही उनके लिए इनडायरेक्टली वोट करेंगे यहाँ पर बैलेट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी स्टेट के अंदर। और फिर यहाँ पर जो इंडिविजुअल चुने जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर राज्यसभा की बात करें तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग जो स्टेट है
उनमें से हम देख पाएंगे कि हर स्टेट को यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए गए हैं कि कितने लोग वहाँ से राज्यसभा में चुने जा सकते हैं। यूपी के अंदर ये लगभग 30 है। हरियाणा में अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर ही 90 मेंबर है, जिनमें से 4 यहाँ पर राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। अदर स्टेट्स में और है, मणिपुर जैसे सिक्किम में सिर्फ केवल और केवल एक ही यहाँ पर मेंबर ऑफ यहाँ पर एमपी पार्लियामेंट बन सकते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इसी अकॉर्डिंग इनके ऊपर वोट की जाती है इनडायरेक्टली। अब मुद्दा क्या है, अब यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी ही वोटिंग हो रही थी, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जब ये वोटिंग होती है तो ये हो रही थी ओपन बैलेट सिस्टम के द्वारा। अब ये जो बैलेट बॉक्स क्या होता है कि आपने एक अपनी वोट जो है वो लिखी और उसको इस बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया कि मैं ये जो प्रतिनिधि है इनको जिताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक केस देखा गया जो कि क्या था कि जो कांग्रेस या हम बोल सकते हैं जो पार्टी वहाँ पर थी, उस पार्टी के अंदर मान लीजिए एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, दूसरा खड़ा हुआ है बीजेपी की तरफ से। अब कांग्रेस के जो कुछ मेंबर हैं उन्होंने बीजेपी का जो राज्यसभा के लिए उठने वाला कैंडिडेट है और जो कांग्रेस का राज्यसभा का उठने वाला कांग्रेस वो है, उसमें से उन्होंने क्या किया कि है वो कांग्रेस के, लेकिन 6 उन्होंने यहाँ पर बीजेपी वाले को उठा दिया। पार्टीज के नाम असली नहीं है, जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए समझाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के दूसरे अपनी पार्टीज को छोड़ के या अपनी पार्टी के द्वारा जो व्हिप दिया गया था कि आपको किसको वोट करना है उसको छोड़ के उन्होंने किसी और को यहाँ पर वोट कर दिया। अब इसे बोला जाता है क्रॉस वोटिंग। क्या कर रहे हो आप, क्रॉस वोटिंग कर रहे हो। आप अपनी पार्टी में या अपने द्वारा बताए गए यहाँ पर कैंडिडेट को ना दे के किसी और को दे रहे हो वोट, तो ये होता है क्रॉस वोटिंग। अब इसमें क्या यहाँ पर फैसले हो सकते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया 3 तरीके से। कोई भी एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं वो जो 3 तरीके हैं, पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा गया है उसके बिहाफ पे, यानी कि अगर आपका जो इलेक्शन है वो गलत तरीके से किया गया, आपने कुछ झूठ बोला है तो आपको नहीं रखा जाएगा, आपकी एज नहीं हुई है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये सारे रीजन होते हैं। दूसरा हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेकेंड तरीका, इसके अंदर जो कानून होंगे उसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और थर्ड जो होता है वो होता है 10th शेड्यूल, या फिर इसको बोला जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि आप डिफेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, दल बदल नहीं कर सकते। अब आप हो किसी और पार्टी के लिए, आपको बोला कि आपने वोट किया किसी और पार्टी के लिए, तो दल बदल जैसा काम हो गया है। तो इसी वजह से इसको रोकने के लिए यहाँ पर 1985 के अंदर 10th शेड्यूल को लेकर आया जाता है 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, और उसमें कुछ निर्धारण किया जाता है कि कोई एमएलए या कोई एमपी क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और किन कामों के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टैटिक का पोर्शन। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो मुद्दा है, क्या ये 10th शेड्यूल का मुद्दा है, इसी कारण से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये बात है, जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि अभी की बार ऐसा हुआ है, बल्कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला है। तो महाराष्ट्र के अंदर से लेके अभी तक बहुत बार यहाँ पर हम ये क्रॉस वोटिंग देखी, और महाराष्ट्र में होने के बाद ये जो मुद्दा है वो पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ बोला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट समझाते हैं कि 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिफेक्शन में मानी जाएंगी और क्या नहीं मानी जाएंगे। उन्होंने बोला एक व्हिप होता है जो पार्टी के सभी मेंबर्स को बताता है कि उनको वोटिंग किस तरीके से करनी है। ये जो वोटिंग के मेंबर होंगे ये क्या कर सकते हैं, हर काम के ऊपर आप लागू कर सकते हो, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जितना हो सके उतने फेयर इलेक्शन किए जाने चाहिए। इसी वजह से 10th शेड्यूल ये जो दल बदला किया गया है उसके ऊपर लागू नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि व्हिप की बात यहाँ पर नहीं मानी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में कि आप इनके ऊपर डिसिप्लिनरीली एक्शन ले सकते हो, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। और पार्टी भी कहाँ क्या करेगी, स्पीकर को इसकी इन्फॉर्मेशन देगी, फिर स्पीकर या जो चेयरमैन होंगे वो क्या करेंगे, इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं।
अब यहाँ पर इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो किया गया है कि ना कि इनकी वोटिंग की वजह से, रैदर इनको जो रीजन दिया गया, नोटिस दिया गया, वो दिया गया है कि ये लोग अब्सेंस थे जब बजट का यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जनरल वोटिंग हो रही थी, तो ये लोग आए नहीं थे, इसी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन इन्हीं में से जो एक मेंबर है वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि ना ही हमें यहाँ पर कोई नोटिस दिया गया स्पीकर के द्वारा, ना ही हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताई गई और ये हमारे साथ गलत हुआ। तो मुद्दा यही है, क्रॉस वोटिंग क्या होती है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी को भी 3 तरीके से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इज नाटो मेंबरशिप इन द कार्ड्स फॉर यूक्रेन। देखिए अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात कर रहा है नाटो के बारे में। नाटो क्या होता है? नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई गई है यूएसए के द्वारा। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूएसए जो है कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका को आप देख पाएंगे, और नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और इसके बीच में यहाँ पर आ जाता है यूरोप और मेडिटेरियन सी, एंड देन हम देख पाते हैं अफ्रीका को। ये जो एस शेप का बीच में एक सी को, ओशन को देख पाएंगे, इसको बोला जाता है अटलांटिक ओशन। ऊपर होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे होता है साउथ अटलांटिक ओशन। और क्योंकि ये ट्रीटी यहाँ पर इन देशों के बीच में है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक की जो कंट्रीज है, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की, वो मिलकर इसको बनाती हैं। अमेरिका से पीछे क्या है? पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? इधर भी पैसिफिक ओशन हम देख पाएंगे एशिया के दूसरी तरफ। ये आपको समझ में आया कि नाटो क्या है। अब नाटो इन कंट्रीज़ में एक्चुअली में ये बना क्या है? नाटो की जो कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर लगभग यहाँ पर 52 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ये कंट्रीज़ का ऐसा मानना है कि हम लोग यहाँ पर डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। सिक्योरिटी से क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर यहाँ पर इसके अंदर नाटो का एक सेशन है, और सेक्शन जो 5 है उसके अकॉर्डिंग ये नाटो में लिखा गया है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री किसी हमारी नाटो मेंबर कंट्री के ऊपर में हमला करेगी, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने नाटो की सभी कंट्रीज़ के ऊपर हमला किया है। तो इस वजह से जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो भी यहाँ पर नाटो की सभी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर देंगी। यूक्रेन को 2005 के अंदर ही नाटो द्वारा कहा गया था कि हम लोग यूक्रेन और जॉर्जिया 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको नाटो के अंदर सबमिट करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय पे भी प्रेसिडेंट जो थे रशिया के, वो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन थे, तो वो इस बात से काफ़ी खफा हुए, और उन्होंने 2014 तक जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा प्रोसेस, उस समय पे जो यूक्रेन का क्रीमिया है उसको क्या कर लिया? हथिया लिया, और बता दिया कि मैं युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ अगर यूक्रेन जो नाटो के साथ में अलायंस करता है तो। अब हम देखते हैं कि ये पहले यूक्रेन जो होता था वो सॉवरन सोवियत रशिया का पार्ट होता था, लेकिन अब ये सोवियत रशिया का पार्ट ना होकर एक खुद में सॉवरन कंट्री है। 2022 में ऐसा ही कुछ होता है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि ठीक है, नाटो की तरफ हम बढ़ते हैं आगे और हम लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसी के रिस्पॉन्स के अंदर व्लादिमीर पुतिन इनके ऊपर अटैक करवा देता है। वॉर यहाँ पर शुरू हो जाती है फरवरी महीने के अंदर ही, और यही अभी तक का प्रोसेस हो रहा है कि अभी तक यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ईयू के बारे में क्या कहना है? अभी यह है कि ईयू जो कि 27 नेशंस ब्लॉक है, रिप्रेजेंटली हंगेरियन दिखा रहा है कि ये लोग यूक्रेन को 5 मिलियन जो है वो देना चाहते हैं, लेकिन हंगरी ऐसी कंट्री है जो कह रहा है कि ऐसा मत करो, या फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। और अगर आप ईयू के अंदर है तो आपको क्या चाहिए कोई भी करने के लिए कि आपको सभी के वोटिंग यहाँ पर पहले करवाने होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यही है कि वॉर का क्या स्टेटस है? वॉर कंटिन्यूअसली तीसरे साल के अंदर एंटर हो चुकी है, लगातार चल रही है, और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो नाटो है, यूएसए है, उसके द्वारा भी ट्रंप का भी ये बातें आ रही है कि कैसे वो नाटो को, जो कंट्री अपने खुद का डिफेंस नहीं कर सकती उसका हम भी नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं इलेक्शन से पहले। हालांकि नाटो ऐसे बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, लंबा चलेगा। और इसी के बीच में स्वीडन और फिनलैंड 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये हमला होने के बाद में यहाँ पर क्या किया है? नाटो को ज्वाइन भी किया है। तो ये कुछ तथ्य थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मॉरिशस, मालदीव्स एंड इंडिया। देखिए क्या किया गया है। अब ये मैप को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये है यहाँ पर सोमालिया,
सोमालिया की कंट्री है, केन्या है, यहाँ पर हम मेडागास्कर को देख सकते हैं। और ये जो कंट्रीज़ आपने सुनी है कहाँ पर है, ये कंट्रीज़ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमें यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है, इधर श्रीलंका है। मालदीव्स के साथ जो हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को, वो हम लोग अच्छे से याद है हमें, 2 महीने 3 महीने हो चुकी हैं कि मालदीव्स के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर जो मोहम्मद मोइज़ू हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, और उनको पहले से ही जाना जा रहा था कि वो क्या है, प्रो चाइना है, यानी कि इंडिया के साथ जो संबंध थे वो इतने खास नहीं रहेंगे, क्योंकि वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और हमें पता है कि या तो एक जगह पे इंडिया रह सकता है, चाइना रह सकता है, क्योंकि दोनों ही कंट्री क्या है, एक दूसरे की एनिमीज़ भी बोल सकते हैं, या फिर हमेशा एक टकराव दोनों के अंदर रहता है, कोई बहुत फ्रेंडली कंट्री हमारे साथ नहीं है। उसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद हम देखते हैं कि मालदीव्स के द्वारा इंडिया को बोला जाता है कि आपके मालदीव्स में जितने भी ट्रूप्स हैं, यानी कि सोल्जर्स हैं, उनको आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। एक अग्रीमेंट था हमारा मालदीव्स के साथ में, जो कि क्या था कि हमारी जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसके लिए हम मॉनिटर करते थे यहाँ पर मालदीव्स को। तो मॉनिटरिंग जो होती थी उस अग्रीमेंट को भी यहाँ पर आगे के लिए कैंसिल कर दिया गया है कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा साथ में नहीं होगा। अब उसी के रिस्पॉन्स में, या हम बोल सकते हैं कि उसी से आगे बढ़ के, क्योंकि इंडिया के लिए खुद की जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया ने यहाँ पर जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट है उनके साथ वो यहाँ पर मिलते हैं। कौन है मॉरिशियन काउंटर पार्ट, यहाँ पर है प्रविंद जुगनाथ। और ये जो प्रविंद जुगनाथ है ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर मॉरिशस के अंदर आने वाले एक आइलैंड जो कि है एंगेलिया आइलैंड। एंगेलिया आइलैंड कैसे है ये आप देख पाएंगे, एंगेलिया आइलैंड को, जो कि 2 भाग में बटा हुआ है। ऊपर हम देखते हैं नॉर्थ एंगेलिया को और नीचे हम देखते हैं साउथ एंगेलिया आइलैंड को। ये है साउथ एंगेलिया। इसके अंदर दोनों एक एयर स्ट्रिप बनवाते हैं जो कि इंडिया के द्वारा बनाई गई है। जहाँ पर एयर स्ट्रिप क्या होती है, जहाँ पर जो फ्लाइट होंगे या फिर जो हम देखते हैं कि कैसे एयरप्लेन्स होते हैं वो उतर सके और यहाँ से फ्लाई भी कर सके, ये बनवाया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है मॉरिशियन प्रेसिडेंट के द्वारा कि कैसे हम लोग जो है वो इंडिया के साथ मिलकर इस काम को अच्छे से करना चाहते हैं। पहले भी ये लगभग 2008 से यहाँ पर एयर स्ट्राइप बनवाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजन्स वो नहीं बन पाई थी। इंडिया ने इस काम को कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें खुशी है। और दोनों कंट्री क्या दिखा रही हैं, एक फ्रेंडली नेबरहुड या जो हमारे रिलेशन है उनको मजबूत दिखाते हुए यहाँ पर सामने आ रही है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमीज़ हैं जो कि मॉरिशस से बाहर हैं, जो ऐसा कुछ फैला रहे हैं कि इंडिया जो है वो यहाँ पर कब्जा कर लेगा एंगेला आइलैंड के ऊपर, या फिर मॉरिशस यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा कुछ ना ही इंडिया ने सोचा है और ना ही ऐसा कुछ यहाँ पर मॉरिशस के द्वारा भी सोचा गया है। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया अपने डिफेंस के लिए कोऑपरेट कर रहा है और ये लोग अपने लिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 101 एंटीक आइटम सीज्ड बाय कस्टम हैंडेड ओवर टू ASI। देखिए ASI क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2 काम होते हैं। पहली चीज़ होती है कि इनको कुछ जो साइट है, हमारा हमारे जो हेरिटेज है, चाहे वो इंटेंजिबल हो या फिर टेंजिबल हो, 2 तरीके के हेरिटेज होते हैं। टेंजिबल यानी कि जिनको आप टच कर सकते हो, जिसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे ताजमहल को आप देख सकते हो, वो एक मॉन्यूमेंट है, या कोई किला है, फोर्ट है, वो है। वहाँ पर जब भी आप घूमने जाएंगे तो बाहर एक ASI का बोर्ड हमेशा पाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड पाएंगे, जो कि ब्लूइश कलर में होगा, और वो आपको बताएगा कि ये क्या मॉन्यूमेंट है और किस एक्ट के तहत इसका संरक्षण करा जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि ASI का दूसरा काम होता है किसी साइट के बारे में ढूंढना। जैसे कि पहला क्या है, उन्होंने कोई नई साइट, नई चीज़ों को ढूंढा, उसके ऊपर रिसर्च की, और दूसरा उनको कंजर्व किया। अब यही किया गया है कि कस्टम के अंदर बहुत सारे एंटीक क्या होते हैं, पुरानी चीज़ें जो कि काफ़ी वैल्यूएबल होती है, जिनको अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बेचेंगे तो बहुत महंगी वो बिकेंगी। इन्हीं को
इन्हीं को ऐसे पकड़ा गया है। 101 ऐसी एंटीक थे जो बहुत सारे स्मगलर जो है वो उनको चुरा कर लेकर जा रहे थे। समय समय पे उन पैकेज को पकड़ा गया। अभी 2021 के जुलाई में ही लगभग 22 केजी का मलेशिया जाने वाला एक कस्टम के उस पर जब उनको शक हुआ, उनको खोला गया तो उसमें ब्रोंज के आइटम मिले। तो ये फिर देखने के बाद पता चला कि इसमें लगभग मेडिवल टाइम से, मध्यकालीन जो समय था उस समय से जो कृष्ण की मूर्तियाँ होती थी उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, जिनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बेचा जाएगा। उन्हीं को वापस कर दिया गया है यहाँ पर एएसआई को। और पहले ये जो दिया गया है, ये दिया गया था हमारी जिसमें एंटिक्विटी है लॉर्ड विष्णु की मेडिवल पीरियड के अंदर। पहले इनको दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को और उन्हीं के सामने इनको दे दिया जाता है एएसआई को। तो ये एक मुद्दा है, ये जो एक प्रॉब्लम है हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड, इसको आप जरूर जीएस पेपर 1 के लिए तैयार कीजिएगा। मेंस में उससे सवाल आने की संभावना यहाँ पर है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिसलीडिंग एड्स वायलेशन दैट अर्नड पतंजलि रिवोक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ट्यूसडे को गया था, मंगलवार को ये जाता है। और उस दिन क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहते हैं कि जो बाबा रामदेव के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद को यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसको अभी बंद करना होगा। बैन लगा दिया गया है फिलहाल के लिए, जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता है। क्यों बैन कर दिया गया है? रीज़न क्योंकि जो केस है वो यहाँ पर IMA के द्वारा, यानी कि इंडियन मेडिकल जो काउंसिल है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है अगस्त 2022 में। और वहाँ पर पतंजलि ने बताया है कि पतंजलि जो है वो कुछ मिसकंसेप्शन फैला रही है एलोपैथी के लिए। क्या कहा जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट में लिखा जा रहा है सेव योरसेल्फ, खुद को बचाइए, एंड द कंट्री, और कंट्री को भी बचाइए। फार्मा एंड जो मेडिकल इंडस्ट्री है जो मिसकंसेप्शन जो है वो फैला रही हैं उनसे। तो इसी वजह से इस तरीके से IMA का बोलना है कि इन्होंने 2 यहाँ पर कानूनों को तोड़ा है। पहला कानून क्या है? वो है डोमा। अब डोमा क्या होता है? ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 सेक्शन 4 ऑफ जो डोमा है वो प्रोहिबिट करता है कि आप मिसलीडिंग एड्स रिलेटेड टू ड्रग्स यहाँ पर नहीं पब्लिश कर सकते, नहीं तो आपको क्या होगा, 6 महीने की जेल हो सकती है। दूसरा जो कानून तोड़ा गया है वो तोड़ा गया है CPA क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर IMA ने ये क्लेम किया है कि पतंजलि ने वायलेट किया है CPA को। और CPA के अंदर इवन स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होती है मिसलीडिंग अगर आप करते हो किसी ड्रग से रिलेटेड। अब हम पहुंचते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है व्हाई होमोसेक्सुअलिटी इज फाउंड नेचुरली इन द एनिमल किंगडम। क्या केस हुआ है कि हम देख रहे हैं कि 2 ऐसे शार्क यहाँ पर थे जो कि क्या कर रहे थे, सेम सेक्स सेक्सुअल बिहेवियर दिखा रहे थे। अब ये कहाँ पर हुआ है? पहली बार रिसर्चर्स ने इसको देखा है कि 2 मेल यहाँ पर फिशेज़ हैं जो एक साथ में इंटीमेसी के अंदर या सेक्सुअल जो हम बोलते हैं उसके अंदर यहाँ पर इंडल्ज थे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर, जो कि काफ़ी अनकॉमन लगा। अब ये क्या चीज़ है कि जो चार्ल्स डार्विन की यहाँ पर थ्योरी है जो कि है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसको ये चीज़ अलग तरीके से दिखा रही है कि एनिमल किंगडम सिर्फ ह्यूमंस में ही होमोसेक्सुअलिटी नहीं होती है, रेदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एनिमल किंगडम के अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिला। लेकिन चार्ल्स डार्विन का तो ये बोलना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के तहत कि जो प्राइमरी चीज़ है किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो सेक्सुअल रिश्ते बनाए जाते हैं वो केवल और केवल रिप्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि आप दोबारा से अपनी जाति के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे जानवरों में ये बिहेवियर बिल्कुल कॉमन पाया जाता है। इधर 2 फीमेल जो है वो अपने एक साथ में ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, इधर 2 मेल, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो काफ़ी कॉमनली अदर एनिमल बिहेवियर में भी देखी जा सकती है। पहले अगर हम पास्ट में जाते हैं तो एक बुक लिखी गई है जो कि है ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, 2009 के अंदर ये बुक आई है। और इसके अंदर सेम सेक्स सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर थोड़ी रिसर्च की गई और बताया गया कि कैसे एम जुक जो कि इनके यहाँ पर क्या है ऑथर हैं और वो बताते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी NW बेली द्वारा
कि जो ये सोशल रिलेशनशिप हम बनाते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, यानी सोसाइटी जो है और होमोसेक्सुअलिटी जो है वो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती है। और भी ज़्यादा आप ज़्यादा एक साथ रहते हो, ज़्यादा इसकी हाइपोथेसिस ये है, अभी पता नहीं है कि ये बिल्कुल सच्चाई है, क्या इसको कोई और एंटीथेसिस इसका देगा नहीं देगा। तो ये हाइपोथेसिस ऐसा बनाया गया है कि बिल्कुल ये ऐसे इस तरीके से काम करती है, सोसाइटी में और भी ज़्यादा काम करती है। खैर ये थी साइंस से रिलेटेड, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। और इसी आर्टिकल के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डेली यहाँ पर आप मेरे साथ इसी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।